नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट दो छोटे छोटे टॉपिक्स जिनका नाम है द ट्रिब्यूनल्स एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। ये दोनों प्रोविजंस पॉलिटी के हिसाब से बड़े छोटे हैं, अनरिलेटेड हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पॉलिटी सीरीज के लास्ट में आ चुके हैं, तो आखिरी के 2-3 वीडियो के अंदर कई छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लब करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक है वो शुरुआत करेंगे द ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया से। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आखिर ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में जुडिशरी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सब कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। हाई कोर्ट में एक जज साहब बैठे हुए हैं। जज साहब के सामने मर्डर का मुकदमा आता है, चोरी का मुकदमा आता है, करप्शन का मुकदमा आता है, डाउरी का मुकदमा आता है, चीटिंग का मुकदमा आता है, 420, फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे सिविल और क्रिमिनल केसेस एक अकेले जज साहब जो है एक दिन में वो बैठकर सुनते हैं। इतने सारे कानून, अलग अलग प्रोविजंस बने हुए हैं। क्या जज साहब को सारे कानून याद होंगे? और क्या होगा कि अगर उनके सामने कोई ऐसा मैटर आ जाता है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट अफेयर्स का कोई मैटर हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा ग्रुप के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दोनों का झगड़ा हो गया हो। सबसे पहले तो जज साहब को वो पूरा केस समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा कि बिजनेस होता कैसे है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जज साहब जो बैठे हुए, जो हाई कोर्ट के जज है, उनको काफी ज्यादा दिक्कत होगी ऐसे केसेस के अंदर जो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो सकते हैं या बहुत ज्यादा डाइवर्स हो सकते हैं? तो आपको नहीं लगता कि ऐसे केसेस के लिए हमारे को स्पेशलाइज्ड जजेस होने चाहिए हमारे पास? आपको नहीं लगता कि कुछ स्पेशल जजेस को अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और वो एक स्पेसिफिक तरह के केसेस को ही हैंडल करें तो ये ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम होगा? बस यही वाला जो सिस्टम है ट्राइब्यूनल्स के अंदर, यही सिस्टम यूज होता है। ट्राइब्यूनल्स का क्या मतलब है कि जो ऐसी कोर्ट्स हैं जो एक स्पेसिफिक तरीके के मुकदमों को ही हैंडल करती है, उनको हम लोग ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं भारत के अंदर। तो ट्राइब्यूनल्स आर द क्वासी जुडिशियल बॉडीज एस्टैब्लिश्ड टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स इन स्पेसिफिक एरियाज। कुछ स्पेसिफिक एरियाज के डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। दे फंक्शन एज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम। जो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम है उसका वो एक ऑल्टरनेटिव बनाया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ट्राइब्यूनल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14A में आर्टिकल 323A और 323B के तहत इंक्लूड किया गया था। यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे ट्राइब्यूनल्स नहीं था, लेकिन समय के साथ हमें लगा कि स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने ट्राइब्यूनल्स को 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14A के तहत आर्टिकल 323A और B के तहत उसको इंक्लूड किया। तो ये दो आर्टिकल्स किस बारे में है? पहला है आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का मतलब है कि सरकारी नौकरियों से रिलेटेड, सरकारी नौकर हमारे देश में बहुत है, सरकारी जॉब्स के अंदर यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, ये सब लोग सरकारी नौकरियों का पार्ट है। तो सरकारी नौकरियों के अंदर किसी का जल्दी रिटायरमेंट हो गया, किसी की पेंशन का प्रॉब्लम, किसी की ग्रेच्युटी का प्रॉब्लम, किसी की सैलरी का प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, या किसी को सस्पेंड कर दिया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग अगर कोई केस फाइल होता है सरकार के ऊपर, या सरकार केस फाइल करती है अपने किसी एम्प्लॉय के ऊपर, ये सारे के सारे मामले कहां पर जाते हैं? ये जाते हैं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास। तो आर्टिकल 323A ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाएगा जो एक्सक्लूसिवली डील करेंगे पब्लिक सर्विसेज के साथ, जो जॉब्स है सरकारी, उनके साथ वो डील करेंगे। तो पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इनैक्ट लॉज इन दीज केसेस। दूसरी बात, ट्राइब्यूनल्स एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो जॉब्स के रिगार्डिंग, सरकारी जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के पास जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो 1985 में बनाया गया था। उसका पर्पस यही है कि अगर आप सेंटर की किसी नौकरी पर है, आप यूपीएससी के अंदर आप आईएएस अधिकारी हैं और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो आप कहां अप्रोच करेंगे? आप सीएटी में अप्रोच करेंगे। जैसे 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए है, ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 323B जो है बाकी सब मैटर्स के ट्राइब्यूनल्स के लिए है। ट्राइब्यूनल्स फॉर ऑल अदर मैटर्स, बचे हुए जितने भी ट्राइब्यूनल्स आप बनाएंगे वो सब 323B के तहत बनाएंगे। तो ये जो 323B है ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को ये ऑथराइज करता है कि आप अपनी हिसाब से ट्राइब्यूनल्स को बना सकते हो जो पब्लिक सर्विसेज के अंदर ऑपरेट नहीं करेंगे, मतलब कि जो जॉब्स के रिगार्डिंग नहीं होंगे, जो बाकी सब मैटर्स के रिगार्डिंग होंगे। तो इसके अंदर ये वाले टॉपिक्स को आप ऐड कर सकते हो, मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर आप ट्राइब्यूनल्स बना सकते हो, जैसे टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, फॉरेन एक्सचेंज, लैंड रिफॉर्म्स, अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एसेंशियल कमोडिटीज, फूड स्टफ्स, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स। इन सबके रिगार्डिंग भी आप भारत के अंदर, स्टेट के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी ट्राइब्यूनल बना सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 323B के तहत स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स आप बना सकते हो। अगर हम की ट्राइब्यूनल्स की बात करें जो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल्स हैं, तो सबसे पहला तो हम डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, जो 1985 में बनाया गया था। उसके बाद ये डील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए, और इसकी प्रिंसिपल बेंच जो बैठता है वो दिल्ली में बैठते हैं, और बहुत सारे रीजनल बेंचेस वगैरह चंडीगढ़ वगैरह में भी ये बैठते हैं। इसके अलावा कई स्टेट्स ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना रखा है। जैसे आप हरियाणा स्टेट के अंदर हैं, तो हरियाणा के अंदर एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ अगर आपका कोई इश्यू हो जाता है तो आप कहाँ केस फाइल करेंगे? आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या फिर कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो ऑलरेडी वर्किंग में है। ये दोनों ट्राइब्यूनल जो है वो 323A टू 323A के तहत है। 323B के तहत जो हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल आज की डेट में चल रहा है वो है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बनाया गया था। भारत में इन्वायरमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने भी क्लियरेंसेस हैं, जो भी मैटर, जो भी डिस्प्यूट होता है, वो सारा का सारा एनजीटी के पास आता है। एडजुडिकेट्स एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स एंड एनफोर्सेस एनवायरमेंटल लॉज। इसके अलावा फिल्म सर्टिफिकेशन का भी एक ट्राइब्यूनल है। इसके अलावा इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल भी है। तो बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी भारत के अंदर ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स भारत में ऑपरेट कर रही हैं। तो इस वजह से ये जो ट्राइब्यूनल है इसको हम लोग टेक्निकल मैटर्स में स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स का नाम देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जस्टिस को बहुत डीपली जस्टिस को डिलीवर कर सकते हैं, जस्टिस को बहुत बेसिक लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो इसीलिए ट्राइब्यूनल्स हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, ट्राइब्यूनल्स के जो चैलेंजेस है, तो सबसे पहला चैलेंज आता है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंडर है। बहुत सारे मामले तो सरकार के अगेंस्ट होते हैं, तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एकदम गलत चीज है। मान लीजिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की हमने बात की, अगर वो ट्रिब्यूनल सीधे सीधे सरकार के अंडर होगा, महाराष्ट्र की सरकार के अंडर होगा, तो अगर कोई एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला जाता है गलत तरीके से और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में केस फाइल करता है, तो क्योंकि वहां के जजेस ऑलरेडी सरकार के नीचे काम कर रहे हैं, तो ऐसे में वो उस आदमी को जस्टिस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है कि हमारे देश में जो काफी सारे ट्राइब्यूनल्स है वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के साथ काम करते हैं। सरकार उनमें अपॉइंटमेंट्स ही नहीं करती है, सरकार उनमें अपने बंदे रखती है। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के साथ है कि वो अच्छे तरीके से जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाते हैं। डिलेज इन अपॉइंटमेंट, सरकारें जो हैं
वो ट्राइब्यूनल्स के जजेस का अच्छे से अपॉइंटमेंट ही नहीं करती है, डिले करती रहती है, जिसकी वजह से ट्राइब्यूनल्स की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा इंफीरियर हो जाती है, अच्छी नहीं होती है, डिलेड हो जाती है, लोगों का उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, ये सब चीजें। फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू और ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन। अगर ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला दे दिया है तो आप उस फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो, तो मामला फिर वहीं का वहीं है, जो भी पार्टी हारती है वो वापस से जो है कोर्ट में चली जाती है, हाई कोर्ट में चली जाती है, तो हाई कोर्ट का काम तो कम होने के बजाय फिर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो है फिर से वही काम करेगी जो ट्राइब्यूनल कर चुका है, तो ये भी एक इशू है। और नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। भारत के अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स है लेकिन उनकी फंक्शनिंग जो है वो एक सेट पैटर्न क्राइटेरिया के तहत नहीं है, वो प्रोसीजर्स अलग अलग हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्राइब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्राइब्यूनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रेगुलर कोर्ट्स का जो काम है उसको कम करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, उनको ऑटोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दिए जाने की जरूरत है। और हमें ट्राइब्यूनल की जो इंडिपेंडेंस है उसको हमें ठीक तरीके से रखना है और हमें ये कोशिश करनी है कि ट्राइब्यूनल्स की फंक्शनिंग को स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी हो सके। ट्राइब्यूनल्स का सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन हमें अपनी फंक्शनिंग को अच्छा करने की जरूरत है ताकि ट्राइब्यूनल्स का जो इम्पैक्ट है वो हमारी सोसाइटी पे पॉजिटिव पड़ सके। तो ये था टॉपिक हमारा ट्राइब्यूनल्स के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। नाम से पता चलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, जहां पर कुछ लोग मिलकर कोई वेंचर करते हैं उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। भारत में एक बहुत सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है अमूल। अमूल का जो पैटर्न है या अमूल जिस पैटर्न से लिया गया है वहां पर बहुत सारे मतलब हजारों लाखों दूध वाले इकट्ठे होकर कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। एक बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस है किसी एक परिवार की है, या फेसबुक है किसी एक आदमी का है, मतलब बल्क ऑफ द शेयर किसी एक आदमी का है। सोचो अगर रिलायंस और एप्पल या अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो किसी एक इंसान की ना होकर लाखों करोड़ों लोगों की हो। आप ये कह सकते हैं कि शेयर्स के माध्यम से ये चीज पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है। शेयर्स बहुत कम लोगों के पास होते हैं, शेयर्स कम लोगों के पास होते हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि पूरी की पूरी कंपनी ही आम लोगों की हो, डिवाइडेड, बराबर तरीके से डिवाइडेड हो, तो लोगों का कितना फायदा होगा। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो अमूल के अंदर है। तो हमने जब अमूल की सक्सेस को देखा तो हम लोगों को ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को कर सकते हैं कि हम मिलकर जो है कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई बैंक खोल सकते हैं। तो ये बिजनेसेस करने शुरू हुए, लोगों ने इसको इनफॉर्मली इस तरीके को कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन एक समस्या आई, जैसे जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी होने लगी वैसे वैसे उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ने लगा। तो इस वजह से हमने अपने संविधान के अंदर, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन हमने अपने संविधान के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा मिल सके और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो सके। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑटोनॉमस एसोसिएशंस है, इंडिपेंडेंट एसोसिएशंस है, वॉलेंटरी जो इंडिविजुअल्स मिलते हैं वो अपनी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स को फुलफिल करते हैं। ये म्यूचुअल एड, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और कलेक्टिव बेनिफिट के ऊपर आधारित है। लोग मिलकर कोई ना कोई वेंचर, कोई ना कोई बैंक, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई डेयरी खोलते हैं और मिलकर उसमें काम करते हैं। इससे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बढ़ती है और लोकल कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बनाया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की, उसका क्या मतलब था, ये ताकि इंश्योर कर सके फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और कोऑपरेटिव को एक अच्छी मैनेजमेंट दे सके, ताकि मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन कर सके, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम कर सके और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन चीजों को इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोवाइड की जा सके। ये ऑब्जेक्टिव था हमारे 97th अमेंडमेंट एक्ट का। तो दे एनहांस रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बाय स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड मार्केटिंग। और आर्टिकल 19(1)(c) भी हमारे को यही कहता है कि हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। तो इस वजह से 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत हम लोगों ने भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया,
जैसे हमने म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत को दिया था 73वें और 74वें संशोधन के तहत, वैसे ही 97वें संशोधन के तहत हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये ताकत दी। और हमने पार्ट 9B के तहत आर्टिकल 243ZH से ZT तक हम लोगों ने इंक्लूड किया। तो आर्टिकल 243ZH क्या कहता है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिफाइन करता है। आर्टिकल 243ZI हमें अधिकार देता है कि हम कोऑपरेटिव्स बना सकें। 243ZJ ये कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो बोर्ड की है वो 21 मेंबर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और SC/ST के लिए भी रिजर्व्ड होना चाहिए। कोऑपरेटिव का जो बोर्ड है उसमें SC/ST के लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए और विमेन के लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए। और जो बोर्ड के मेंबर्स है उनकी टर्म मैक्सिमम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होना मैंडेटरी है। इलेक्शंस जो है बोर्ड मेंबर्स के वो रेगुलर होने चाहिए, और ये मैंडेटरी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया है। और कभी भी बोर्ड को अगर आप सस्पेंड करेंगे तो वो सस्पेंडेड 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। बोर्ड अगर सस्पेंड हुआ है तो 6 महीने के अंदर उसको दोबारा बनाया जाना चाहिए। आर्टिकल 243ZM के तहत हमें कोऑपरेटिव्स का रेगुलर ऑडिट भी करना जरूरी है। एनुअल ऑडिट होना जरूरी है सर्टिफाइड ऑडिटर्स के द्वारा। और ZN 243ZN के तहत ये भी बताया गया है कि रेगुलर एनुअल जनरल मीटिंग्स भी कोऑपरेटिव्स की होनी चाहिए, और कोऑपरेटिव्स जो है उनकी एनुअल रिटर्न्स भी फाइल होनी चाहिए। तो ये सारे प्रोविजंस आपको तीन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं: प्रॉपर मैनेजमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जीरो, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बरकरार रखना, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत अच्छे से काम कर सकें और लोग मिलकर, इंडिविजुअल्स वॉलेंटरी मिलकर नए बिजनेसेस को भारत में एस्टैब्लिश कर सकें। तो आपने देखा कि कितना बढ़िया प्रोविजन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। हमारे देश की सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए किस तरीके से लोगों की जिंदगियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स हमारे देश में बने हुए हैं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत जो है मेजर रोल प्ले किया है। तो ये था आज का हमारे टॉपिक्स ट्राइब्यूनल्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एग्जाम के लिए आपको जो नॉलेज चाहिए वो आपको मिल गई होगी। तो अगले वीडियो में हम नए टॉपिक्स के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।